हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। इस वीडियो को आप पूरा देखना। चैप्टर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स जो वास्तविक संख्या के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि यही क्वेश्चन या फिर इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ये मेरा दावा है कि आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और ये सीरीज़ मैंने आज से शुरू कर दी है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक सारे चैप्टर में करा दूंगा। और मैं दावा करता हूं और गारंटी लूंगा कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आज बाद में बच्चों भूल जाते हो। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है बेटा, तो आपको पता है नोट परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, देखो चैप्टर पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों। परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या जो होती है वो पी बट्टे क्यू के रूप में होती है। ठीक है, पी बट्टे क्यू के रूप में होती है, जहां पी और क्यू पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जो बट्टे में होता है क्यू का मान कभी ज़ीरो नहीं होता, वह अगर एचसीएफ निकालोगे पी और क्यू का तो वो हमेशा एक होगा, तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, हम जानते हैं नोट, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या कैसे होगी, सिंपल मैं बताऊं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अगर अंडर के अंदर कभी भी आ जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अंडर के अंदर कभी भी आ जाती है अभाज्य संख्या, तो वो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, अंडर 4 को तुम बाहर निकालोगे, अंडर 4 को मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटा अंडर 4 है ना, ये बाहर आके 2 हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1, पी बट्टे क्यू के रूप में आ गया। पाई, ठीक है, निम्न परिमेय संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पाई क्या होती है बेटा, अपरिमेय। ठीक है, और 2 + अंडर रूट 5 ये भी है अपरिमेय। अंडर रूट 3 है, देखो परिमेय में अपरिमेय, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 में अंडर रूट 5 जोड़ोगे अपरिमेय हो जाएगा। अंडर रूट 5 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। देखो 3 अभाज्य संख्या है, उसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया बेटा, अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही अंडर रूट 5 ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। पाई क्या होता है, पाई का मान 22/7 है, सिर्फ पाई बोला है, तो पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, 2/1 लिख सकता हूँ मैं इसको। अंडर रूट 4 बाहर आके 2 होगा, 2/1 पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 भी नहीं है, और 2 और 1 क्या है, पूर्णांक भी है। ठीक है, और इनका अगर एचसीएफ निकालूंगा तो 1 आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। इसका जो भी एचसीएफ आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, सो देखो बेटा, पहले हम एचसीएफ निकालते हैं चूंकि। ठीक है, 65 को मैं कैसे अभाज्य में खंड कर सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13। ठीक है, और फिर ये इधर है 117, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 तिया 9। ठीक है, 2 बचा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। ठीक है, अब आज गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 कितनी बार है, 2 बार, 13 है 1 बार। ठीक है, वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों में है, 13 दोनों में है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात, 13 की घात है, 13 की घात है। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 13। ठीक है, ये भी आंसर नहीं आया, अभी हमें प्रश्नानुसार चलना पड़ेगा। प्रश्नानुसार क्या बोला है बच्चों, प्रश्नानुसार हमसे ये बोला गया है कि इसका जो एचसीएफ है ये इसके बराबर है। प्रश्नानुसार में ये बोला गया ना कि जो एचसीएफ है 65 और 117 वो किसके बराबर है, 65m - के 117 के बराबर है। ठीक है, तो m का मान क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना है, 13 आया था, यहाँ मैं 13 लिख दूंगा,
और ये 65 है माइनस के 117, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 117, और ये 13 तो ऑलरेडी है इधर प्लस का, और इधर है 65 जोड़ो तो ये हो जाएगा 130, ये 65 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, काटोगे 65 दूनी 130 दो बार, तो m का मान कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है, m का मान कितना है 2, तो आपका उत्तर कौन सा ही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसका जो PDF है बेटा वो आपको हमारे वेबसाइट जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ पर उनको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी PDF सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। पहले बहुविकल्प पे कर रहे हैं, छोटे बड़े सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो हमसे क्या बोला, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए ना कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब यहाँ नोट कर लेगा। नोट पहले नोट क्या है बेटा, अगर सबसे कभी भी सेंस लगे बड़ी से बड़ी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना बड़ी से बड़ी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है छोटी से छोटी, छोटे से छोटा, छोटी से छोटी। तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी का मतलब है HCF निकालना है। उच्चतम में HCF निकलता है, न्यूनतम में LCM निकलता है। ये नोट हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट हमेशा याद रखिएगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, वह सबसे बड़ी संख्या यानी कि HCF निकालना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 बोला है, कीवर्ड है ये। ठीक है, कीवर्ड यहाँ था, कीवर्ड यहाँ था, 5 और 8 प्राप्त हो। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बेटा, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रश्नानुसार हमें ज्ञात करना है HCF। देखो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या और यहाँ शेषफल है, ठीक है ना, तो हमें ज्ञात करना है HCF किसका, 70 शेषफल 5 छोड़ रहे, तो शेषफल जितना बोल रहे हो वो घटा देते हैं, और 125 छोड़ रहे 8, 125 छोड़ रहे 8, तो 8 को घटा दो। ठीक है, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि हमें HCF निकालना है 65 और 117 का। अभी आपने निकाला है 65 और 117 का HCF निकाला है कि नहीं, एक बार दोबारा कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चूँकि 65 को मैं लिख सकता हूँ, अभी लिखा था ना 5 गुणे 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 13 की घात 1। ठीक है, ये 13 दोनों में है, तो HCF क्या आ जाएगा बच्चों 13। ठीक है, HCF कितना आ जाएगा 13, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके NCERT का ही प्रश्न है और लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो लिखते हैं, देखो बेटा, तो सबसे पहले काटना है इसको 7 4 2 9 है ना, इसको गुणनखंड करेंगे, कितने से कटेगा, सबसे पहले ये कटेगा 17 से। ठीक है, 17 चौके 68। ठीक है, 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 इधर से और 2 इधर से, 6, ये हो जाएगा 62। ठीक है, 17 3 51। ठीक है, 17 3 51, और 62 था, 62 में से 51 घटाएंगे, देखो 17 चौके 68। ठीक है, 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 6, पीछे से 2 है, 62 हो गया। 17 3 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो बचेगा 1
और 62 में से एक 11 बचे 19, 17 सत्ते 119। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया। अब आ जाओ 17 से कटा, अब ये कटेगा 19 से। ठीक है, 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार गया। 38 घटाएंगे तो बचेगा कितना बेटा, 3 2 5, 57 हो गया। 19 3 57 और ये आ गया 23 1 कम 23। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड वो बेटा क्या हो जाएगा 7429 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, सो नोट, मैं हर चीज़ आपको आप अगर पहली बार भी वीडियो देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। देखो नोट, परिमित संख्या क्या होती है, पी बट्टे क्यू के रूप में होती है ना। यदि हर का गुणनखंड, ठीक है, 3 केस बनाऊंगा। अगर हर का गुणनखंड अगर हम करें, अगर सिर्फ 2 गुणा 2 आता है तो शांत होता है, अगर सिर्फ 5 गुणा 5 आता है तब भी शांत होता है। 2 भी है, कितनी बार भी हो सकता है, 5 भी है, वो भी कितनी बार हो सकता है, तब भी क्या होता है बेटा, शांत होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आएगी तो क्या होती है, अशांत होती है। ये नोट आप पहले से ही जानते होंगे, है ना, ये चीज़ आप पहले से जानते होंगे। ये प्रश्नावली 1.4 पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले वाले पार्ट पर। हर एक पार्ट करेंगे। 17/8 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, करो 8 का गुणनखंड करो, ये 8 है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 17/8, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ से ऐसे, चूँकि हर का गुणनखंड, लिखा किस जाएगा वो ज़रूरी बात है। देखो ऐसा आएगा तो शांत है, ऐसा आएगा तो शांत है, ऐसा अगर 2 और 5 दोनों हो तो भी शांत है। ठीक है, हर का गुणनखंड ऐसे लिखा जाएगा 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है। ये प्रॉपर वे में होता है लिखने का, रूप है। इसलिए 17/8, ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से किया जाएगा। पहला पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी किया है। 23 के बट्टे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, 2 3 बार है, 5 2 बार है। ठीक है, चूंकि हर का गुणनखंड, देखो हर का गुणनखंड 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n का रूप है, n का रूप है। इसलिए 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले में, थर्ड वाले में 129। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है बेटा, 129 बट्टे में क्या है, 2 की पावर कितना है, 7 नहीं, 2 की पावर 2 है,
5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। ये हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड वाला। देखो 2 भी है, 5 भी है, लेकिन उसके अलावा अन्य संख्या है 7। अन्य संख्या जैसी आएगी तो वो अशांत हो जाएगी। चूंकि ऐसे लिखा जाएगा हर का गुणनखंड, क्योंकि ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ है। चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, ये लिख देना है, रूप नहीं है। इसलिए 129 बट्टे में जो भी लिखा हुआ है का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चौथे वाले पार्ट पे आ जाओ। 77 बट्टे 210। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथे वाला पार्ट क्या है, 77 बट्टे 210। देखो लंबी विभाजन करने के लिए हमें मना किया है, लेकिन अगर कहीं छोटा छोटा कट सकता है तो काटो। जैसे ये कटेगा 7 एकम 7 एकम 7 21 0, तो ये है 11 बट्टे 30। ठीक है ना, ये हमारे पास संख्या है। तो इसको सिंपली देखो बेटा, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। 2 भी है 5 भी है, लेकिन उसके अलावा अन्य संख्या है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अन्य संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए यह का मतलब ये संख्या, इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगा। क्वेश्चन में बोला है ना, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवृत्ति होगा, तो ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने छाट छाट के बनाया है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। इनकी तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हर साल आता है। यूक्लिड विभाजन पर आधारित प्रश्न। संख्या 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो विधि बोला है उसी विधि से ही हमें करना है। दूसरा विधि लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, चूंकि 135 संख्या से बड़ी है 225। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये लिखेंगे हम। कैसे करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को इधर रखते हैं प्रथम स्टेप में और छोटी वाली को इस तरफ। फिर हमें क्या करना होता है बच्चों, भाग देना होता है। इधर भाग दे देंगे। ठीक है, एक छोटी वाली संख्या से भाग देना होता है। 135 से भाग देना है 225 में, एक बार ही जाएगा। 135 एक कम 135 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90। ठीक है, कितनी बार भागफल गया, एक बार, और शेषफल कितना बचा, 90। शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक हमें करना है, द्वितीय स्टेप में आ जाओगे, द्वितीय चरण में। अब की बार आपको इसको और इसको लेना है, तो इधर आ जाएगा 135, इधर आ जाएगा 90। ठीक है, अब 90 से आपको भाग देना है 135 में, एक बार जाएगा 90 कम 90 घटाएंगे तो 45 आएगा। कितनी बार गया, एक बार। शेषफल कितना बचा, 45। शेषफल 0 नहीं आया, दोबारा करना पड़ेगा। 90 इस तरफ आ जाएगा, 45 इस तरफ। 45 से भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90, शेषफल आ गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए वहीं रुक जाना है। 45 कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया था और जब तुम्हें शेषफल 0 मिला है वो आपका क्या होता है, HCF। अतः HCF
कितना आ जाएगा बच्चों? 45। पहला आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप जानते हो एक नियम होता है, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी लिख दिया मैंने, वी नो दैट, हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो बेटा? हम जानते हैं अगर हमारे पास दो संख्या है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, क्या होता है? HCF गुणे LCM। जानते हो कि नहीं? प्रथम संख्या हमारे पास है 135, द्वितीय संख्या हमारे पास है 225, HCF हमने निकाला है 45 और हमें LCM निकालना है। तो 45 इस तरफ गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा LCM। काटो, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 3 27, ठीक है, 3 बार गया तो गुणा कर देंगे, 3 बचे 15, हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। सो आंसर आ जाएगा 675। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? LCM। देख रहे हो कितने मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल आते हैं, गारंटी है मेरी, आएगा ही आएगा। कह रहे हैं यदि 1261 और 1067 का HCF 97 है तो इनका LCM क्या होगा? ठीक है, इनके LCM को ज्ञात करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन पे ही हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं बच्चों प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या क्या होता है? HCF गुणे LCM, यही होता है कि नहीं? तो प्रथम संख्या हमारे पास है 1261, द्वितीय संख्या हमारे पास है 1067, ठीक है ना, ये प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या। HCF दे रखा है 97 और हमें LCM निकालना है, ठीक है। 97 इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा बेटा? बट्टे में आ जाएगा, है कि नहीं? तो 1261 गुणे 1067 बट्टे में 97 और इधर आ जाएगा LCM। 97 से काटो, कितनी बार जाएगा? देखो भाग देना है हमें, ठीक है ना। सो देखिए बच्चों, भाग देंगे तो 97 का भागा तो तुम्हें आता नहीं होगा, नहीं मुझे आता है, तो आइडिया लगाना पड़ेगा और भाग पूरा पूरा जाएगा ज़रूर, ठीक है, पूरा पूरा जाएगा ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखो बेटा, तो भाग देंगे इसमें 97 एकम 97 एंड 13 बार चला जाएगा, ठीक है, 13 बार भाग चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 13 गुणे 1067, ठीक है, यही बचेगा। तो 13 को गुणा कर दोगे 1067 से तो आंसर आ जाएगा 13871 आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा LCM का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही छाट छाट के क्वेश्चन बनाए मैंने, फालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं। आपको पढ़ के ही आइडिया लग रहा होगा कि सर वास्तव में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसका उल्टा मानना पड़ता है, माना √7 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेते हैं हम। अगर ये परिमेय संख्या है बच्चों √7, तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा, P और Q पूर्णांक है। ये सब लिखना पड़ेगा, कुछ भी मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेंगे। वह अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो 1 आएगा, ठीक है, ये इतना लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है? गुणा, P एकम P √7 Q। फिर क्या करना होता है? दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो बेटा,
ये हो जाएगा पी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाता है वर्ग करने पे 7, और क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। देखो इसका गुणज क्या है 7, तो यहाँ देखो यहाँ लिखना होगा, इसे समीकरण 1 मान लो। चूँकि पी स्क्वायर यहाँ कितना गुणज में 7 है, चूँकि पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है ना। तो अपरिमेय तभी आएगा जब इनमें से किसी प्रॉपर्टी को ये मना कर देगा, है ना। अगर पी स्क्वायर 7 से कटता है ना, तो पी भी 7 से कटता है, इसलिए पी भी 7 से विभाज्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है ना, पुनः माना, पी को मानना पड़ता है, ये स्टेप है प्रूफ करने का। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, जैसे ही वर्ग करोगे यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर आ जाएगा 7 का वर्ग 49 और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर। पी स्क्वायर एक बार हो चुका है तो पी स्क्वायर दोबारा नहीं चाहिए, तो मान रख दूंगा पी स्क्वायर का मान। ठीक है, समीकरण 1 से पी स्क्वायर की जगह पे मान रखूँगा तो ये हो जाएगा 7 क्यू स्क्वायर, 7 से काटोगे 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इधर बचा क्यू स्क्वायर, इधर आ जाएगा 7 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, गुणज में कितना है बेटा, 7 है, 7 है ना, तो वही लिखोगे। चूँकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए क्यू भी 7 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखो, चूंकि पी व क्यू दोनों 7 से विभाज्य हैं, दोनों 7 से कट रहा है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो HCF है पी और क्यू का वो 7 है ना। हमें चाहिए था 1 के बराबर नहीं है ये चीज़, है ना। हमें 7 मिला है, हमें चाहिए था 1, मिल रहा है 7। इस प्रॉपर्टी को इसने मना कर दिया। अब जब ये प्रॉपर्टी मना होगी तो जो हम बोल रहे हैं कि अंडर रूट 7 की परिमित संख्या वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि HCF तो मुझे 1 चाहिए था, यहाँ तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है। ठीक है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। एकदम सिंपल करके लिखवा रहा हूँ, इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अतः अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ आपको क्या करनी थी बच्चों, सिद्ध करनी थी। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 56, 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखो यूक्लिड वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें दो नंबर थे। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 3 नंबर है, 1 2 3। और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है बोर्ड एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, देखिए बच्चों, आपको वही सबसे पहले देखो बेटा, 2 छोटे नंबर ढूंढना है। ठीक है, 2 छोटे नंबर आपको लेना पड़ेगा। चूँकि 96 जो है वो बड़ा है 56 से, इन दोनों छोटे नंबर को ले लिया। तो यहाँ ले लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। स्टेप 1 में आ जाएंगे,
यहाँ पर लिखेंगे हम 96, यहाँ आ जाएगा 56। हमें भाग देना है, 56 का भाग देंगे 96 में, एक ही बार जाएगा, 2 बार में 100 से ज़्यादा हो जाएगा। घटाएंगे, 6 में 6 गया 0, ये 40, एक बार गया, शेषफल बचा 40। इसको लेना पड़ेगा द्वितीय स्टेप में। इधर आ जाएगा 56, इधर आ जाएगा 40, 40 एक कम 40, एक ही बार जाएगा, है ना। 56 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो शेषफल बचा 16, फिर इसको लेना पड़ेगा, इधर आ जाएगा 40, ठीक है, और इधर आ जाएगा 16। 16 से भाग देंगे किस में, 40 में, 16 दूनी 32, घटाएंगे तो 8 बचा, ठीक है, 2 बार गया, 8 बचा। यहाँ आ जाएगा अब 16, यहाँ आ जाएगा 8, 8 दूनी 16 पूरा आ गया। देखो जब 8 से तुम भाग दोगे 16 में, 8 दूनी 16, हटाएंगे, शेषफल 0 आ गया। हमें तब तक करना होता जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो वो अंतिम संख्या जैसे तुमने भाग दी थी वो 8 है ना। तो इन दोनों संख्याओं का HCF, जो HCF है बेटा 96 और 56 का, वो आ गया है 8। कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं, ये पहला काम हुआ है। पुनः अब हमें लेना है यहाँ से 96 और 404, ठीक है, या तो 56 और 404, जो तुम्हें सही लगे। तो मैं 56 छोटा है ना, 56 को ले लेता हूँ, ठीक है। पुनः अब ले लूँगा 56 व 404 के लिए, यहाँ लिख दूँगा, ठीक। सो अब हमें क्या करना है, वही चीज़ जो पहले किया था अभी आपने। 404 इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 56, ठीक है। भाग देना है, 56 से भाग देना है 404 में, 560 के, ठीक है, 10 बार में 560 आता है, 10 बार भागा तो जाएगा नहीं, ठीक है। कुछ भी ये 60 के आसपास है ना लगभग। तो आइडिया लगा 7 बार में जा सकता है, 7 से गुणा करो, 7 छंग 42 हासिल लगा 4, 7 35, 35 और 4, इतना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए, यहाँ से 2 आ जाएगा 1, तो 7 बार गया और शेषफल बचा 12, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा 56 इधर, और यहाँ आ जाएगा 12, 12 से भाग दो किस में, 56 में, 12 चौके 48, ठीक है। घटाएंगे तो 8 बचा। कितनी बार गया बच्चों, 4 बार, शेषफल बचा 8, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। 8 से भाग दो 12 में, 8 एक कम 8, घटाएंगे तो 4 बचेगा, एक ही बार गया और शेषफल बचा हमारा 4, 8 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा 0। देखो 4 से भाग दोगे 8 में ना, 4 दूनी 8, घटाएंगे तो 0। हमें तब तक करना होता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। 0 आ चुका है। अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दी थी वो 4 है। अतः इन दोनों संख्याओं का जो HCF है 56 और 404 का, वो कितना है बेटा, वो है 4। देखो 56 यहाँ पे भी है, 56 यहाँ पे भी है। अब इस दोनों का जो HCF आया है वो 8 है, इन दोनों का HCF आया है 4। अब 8 और 4 का जो HCF होगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब 8 व 4 के लिए, ठीक है, 8 व 4 के लिए करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, और इधर आ जाएगा 4, भाग दोगे 4 दूनी 8, देखो 4 से भाग देना है 8 में, 4 दूनी 8, एक ही स्टेप में हो जाएगा, शेषफल 0 शेषफल है ना। तो अंतिम संख्या जिससे तुमने भाग दिया था वो 4 है, ठीक है ना। अतः जो HCF होगा 96, 56 और 404 का, वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक।
ये आपका आ गया आंसर। कई बच्चे ये भाग पीछे करते हैं, छुपा छुपा के। पीछे नहीं करना, चोरी नहीं कर रहा बेटा, ये यहीं पे करना है, एग्जामिनर के सामने, आंखों के सामने दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं उल्टा, वही मान लेंगे। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या बेटा, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं लिख सकता हूँ P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता, 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन में और आसान है। लॉजिक क्या है बेटा, सिर्फ अंडर रूट को एक तरफ रखना, बाकी सबको दुनियादारी को दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये 2 √5 है, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। P/Q पहले से ही प्राकृतिक संख्या है। 3 प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या बोल रहा हूँ, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस करोगे तो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये 2 गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों, परिमेय संख्या को परिमेय से भाग दो तो परिमेय आता है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, वह √5 अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट अपरिमेय होता है, वह √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो बच्चा ये परिमेय है, यह अपरिमेय, क्या बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, है ना। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ये जो √5 है ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है इसके, ये चीज़ बराबर नहीं है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है कि भैया परिमेय और अपरिमेय बराबर दिखा रहा है। हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता, हमारे अवधारणा की विपरीत है। ठीक, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आंसर हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत लगता है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, एक भी। और ये मेरी गारंटी है, अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपके एग्जाम में इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर कहीं आएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मेरी गारंटी है, गारंटी से पढ़ा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए कि 4, बस संख्या बदल सकता है, 4 की जगह 5 हो जाए, 2 आ जाए, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। क्या, दिखाइए कि 4n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या के रूप से संबंधित है। ये जो छोटा वाला n बिलोंग्स टू n लगा रखा है। कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या के रूप की कोई संख्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। मतलब क्या है ना कि ये जो 4n है, ठीक है, ये जो संख्या है ना बेटा, वो चाहे n कुछ भी लगा दो, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप 4 की पावर 1 करो, 4 की पावर 2 करो, या कुछ भी करो, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो देखो बेटा, नोट, ये नोट आपको एग्जाम में भी लिखना ही है। तो यहाँ लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0
शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड टू की पावर 5 गुणा 5 की पावर n का रूप होना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमें 4 दे रखा है, 4 का गुणनखंड करोगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि गुणनखंड करने पर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, भले ही वो एक बार क्यों ना हो। देखो इसमें सिर्फ 2 आया, 5 नहीं है, 5 भी आना चाहिए। 2 कितनी बार भी हो, 5 कितनी बार हो, तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो होना ही चाहिए, तभी जाके वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 का गुणनखंड 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है। ठीक है, ये लिख दोगे, रूप नहीं है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब 2 MCQ मैं आपको और कराऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बाद में टाइप कर लिए थे, छूट रहा था ये क्वेश्चन मुझसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आ जाऊँ। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य पता क्या होता है, मतलब कितनी भी संख्या है, सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य युग्म मतलब जोड़ा, तो युग्म की बात होती है ना। सहअभाज्य युग्म क्या होता है? यदि आपके पास 2 संख्या हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 संख्या a और b हैं, अगर उनका HCF 1 आता है ना, तो उसे हम सहअभाज्य युग्म कहते हैं, a और b को। ठीक है, अगर आपके पास 2 संख्या है और उनका आपने HCF निकाला और वो HCF आ रहा है 1, तो उस जोड़े को हम कहेंगे सहअभाज्य युग्म। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य युग्म। सो देखो बेटा, ठीक है, अगर इस तुम लॉजिकली सोच के देखो, ये किससे करता है? 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, 31 एकम 31, 31 3 93, तो इसका HCF 31 है। ठीक है, इस ये 2 से कट रहा है, तो ये 1 तो नहीं होगा, आंसर इसका बी है। देखो कैसे, देखो 18 को मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा, 2 नंबर 18, 3 3 9, एक बार 25 को मैं ले सकता हूँ, 5 बचे 25, 5 एकम 5, चूँकि 18 को मैं ले सकता हूँ 2, 3 कितनी बार है? 2 बार, 25, 5 कितनी बार है? 2 बार। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो, है ना। जब कुछ भी नहीं होता दोनों में, तो उस टाइम पे HCF कितना लोग बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो 18 और 25 का HCF कितना है बच्चों? 1 है। इसलिए 18 और 25 आपके क्या हैं बच्चों? ये क्या है आपके? सहअभाज्य युग्म। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे यदि P और Q 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P ये चीज़ है, Q ये चीज़ है, जबकि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM क्या होगा इन दोनों का? तो देखो बेटा, हमारे पास P दे रखा है AB² और Q दे रखा है 1 की घात 3 B।
ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं एलसीएम निकालो। तो देखो ए भी दोनों में है, बी भी, ये चीज़ भी दोनों में है। तो एलसीएम में क्या होता है, HCF लिख दिया ना, तो पहले चलो HCF बोला नहीं, निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए दोनों में तो ए की न्यूनतम घात, ठीक है, 1, और बी दोनों में तो बी की न्यूनतम घात 1। इसमें लिया जाता है न्यूनतम घात जो दोनों में हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर ए बी। पूछा नहीं था, चलो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है LCM। तो जो चीज़ दोनों में उसकी मैक्सिमम घात, तो ए की मैक्सिमम घात 3, बी की मैक्सिमम घात 2, मैक्सिमम घात, तो आंसर आ जाएगा A³ B², A³ B², ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एक अच्छा सा, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक आपको शेयर करना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। आप जो डिमांड करोगे वो डिमांड पूरी हो जाएगी। और बच्चों आप हमारा जो कोर्स है 99 रुपीज़ का ऑल सब्जेक्ट के लिए, उसे ज़रूर परचेज कर लीजिए। वो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मस्त बना रखा है हमने, वो भी रिसर्च कर करके बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें।